प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। पढ़ाई के प्रति भी आपका उत्साह कायम होगा। तो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पढ़ना शुरू करेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ना है। इस पाठ में सबसे पहले हमने पढ़ना है रासायनिक समीकरण, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके बाद विकृत गंधिता और संक्षारण। बच्चों, पहले इस अध्याय में होने वाली कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो एक बार हो जाते हैं तो उन्हें वापस उल्टा जा सकता है, मतलब उन्हें वापस अपनी पुरानी स्थिति में लाया जा सकता है। लेकिन कुछ परिवर्तन हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिन्हें हम उलट नहीं सकते, उन्हें वापस अपनी पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते, उन्हें ला पाना कठिन है। इसी तरह की बहुत सारी अभिक्रियाएं, बहुत सारी रिएक्शंस आपने अपने आसपास होती देखी होंगी। जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई एक ईंट है जो टूट गई है। मकान बनाते वक्त तो उस ईंट को अलग तरीके से, कई तरीकों से जोड़ा जा सकता है, सीमेंट लगाकर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपके पास एक लोहे की अलमारी है और लोहे में जंग लग गया है, तो क्या उस लोहे की जंग से आप दोबारा वो लोहा बना सकते हो? आपने इस बारे में कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो जरूर सोचें। आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसी कुछ अभिक्रियाएं क्यों हैं जिन्हें उल्टा जा सकता है और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी क्यों हैं जिन्हें उल्टा नहीं जा सकता। जैसे हम लोगों ने सबने हमारे घर में माचिस की तीली देखी है। अब हम माचिस को जलाते हैं। देखिए, जैसे मैं माचिस को जला रही हूँ, ये देखिए, अब ये माचिस जल रही है। ये लकड़ी की तीली अब किस में बदल रही है? देखो देखो, जरा ध्यान से देखो, ये लकड़ी की तीली अब राख में बदल गई है। तो बच्चों, अब ये सोचिए कि अब इस राख से क्या आप दोबारा माचिस की तीली बना सकते हैं? सोचिए, अपने टीचर से, अपने अध्यापक गणों से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछा करिए। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछिए, सोचिए और समझिए, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना सोचेंगे, जितना देखेंगे, जितना करने का प्रयास करेंगे, उतना ही वो समझ में आएगा। विज्ञान को हम क्रैम करके, रट के नहीं समझ सकते। तो विज्ञान के लिए प्रश्न पूछना जरूरी है। हमारे आसपास होने वाले इन दोनों तरीके के परिवर्तनों को हम 9th में थोड़ा सा पढ़कर आए हैं। इन्हें हमने नाम दिया है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अच्छा, अब आप यह सोचें कि जैसे हम राख से लकड़ी नहीं बना सकते, वैसे और उसी तरीके की बहुत सी क्रियाएं हमारे आसपास घटित होती रहती हैं। आज हम क्रियाओं का बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर आए हैं। हमारे विज्ञान के मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स हैं। बेसिक पहला कंपोनेंट है वोकैबुलरी, सेकंड कंपोनेंट है ऑब्जर्वेशन और थर्ड कंपोनेंट है एनालिसिस। इन तीनों कंपोनेंट्स के आसपास हमारा पूरा विज्ञान घूमता है। अब हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि वोकैबुलरी क्या है। देखिए, वोकैबुलरी से भाव है कि जो उपकरण या साधन हम प्रयोगशाला में उपयोग में लाते हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मेरे हाथ में ये परख नली है। अब इसे परख नली क्यों कहते हैं? आपको पता है, हमने जो भी एक्सपेरिमेंट्स या जो भी टेस्ट करने होते हैं वो हम इस परख नली में करते हैं। परख मतलब टेस्ट, और ये क्योंकि नली के आकार की है और इसीलिए इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब या परख नली, क्योंकि हमने इसमें परख करनी है। इसी तरीके से अब अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास ये 2 बर्तन हैं कांच के। ये देखिए, दोनों बर्तन गोल सिलेंड्रिकल आकार के हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके ऊपरी हिस्से पर जाएं तो ये जो पहला वाला बर्तन है, ये पहला वाला ऊपर से पूरे तरीके से गोल है, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल जार या ग्लास। लेकिन ये जो दूसरा बर्तन है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक चोंच से निकली हुई है।
इसे नाम दिया गया है बीकर। बीकर इसलिए क्योंकि चोंच को इंग्लिश में हम कहते हैं बीक, इसलिए इसे नाम दिया गया है बीकर। अब ये जो बीकर है ये हमारे पास अलग अलग आकार के उपस्थित होते हैं। जैसे ये 50 ml का बीकर, उसी तरीके से ये 100 ml का बीकर और ये 250 ml का बीकर। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इन बीकर्स के ऊपर माप लिखी हुई है 10, 20, 30 और 40। लेकिन मैंने बोला ये बीकर 50 ml का है। तो 50 ml का इसलिए है क्योंकि इस माप के निशान के ऊपर भी बहुत सी जगह खाली है। जब इस बीकर को पानी से पूरी तरीके से भरा जाएगा तो वो पूरी तरीके की जो वैल्यू होगी, पूरी माप वो 50 ml की होगी। ठीक इसी तरीके से इस बीकर में भी जो माप है वो 80 मिलीलीटर तक है, लेकिन जब हम इसको पूरा भरेंगे तो 100 ml यानी कि 100 मिलीलीटर तक पानी इसमें आएगा। इसी तरीके से हमारे पास कुछ बड़े बीकर भी पाए जाते हैं जिनपे कि 500 ml की माप लिखी होती है, लेकिन उसके ऊपर इस तरीके से मार्जिन्स नहीं दिए होते, माप नहीं होती। लेकिन अगर जब हम पूरा भरते हैं तो वो 500 ml का पानी, 500 ml माप का पानी उसमें आता है। तो बच्चों इस तरीके के प्रश्न उत्तरों के बारे में आप अपने अध्यापकों से जरूर पूछें। आपने कई ऐसे बीकर भी देखे होंगे जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो उस बीकर के बारे में भी आप अपने अध्यापक से जरूर पूछें कि उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता कितनी है। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब हम एक और उपकरण देखते हैं। प्रयोगशाला में हम इसका काफी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क या शंकुआकार फ्लास्क। अब शंकुआकार फ्लास्क हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार जो है वो शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का होने की वजह से ये कॉनिकल फ्लास्क कहलाता है। इसमें भी माप दी गई है, ये 50 ml का कॉनिकल फ्लास्क है या शंकुआकार फ्लास्क है। इसी शंकुआकार फ्लास्क के अलग अलग माप या अलग अलग साइजेस हमारे पास लेबोरेटरी में विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जब भी आप अपने स्कूल की लैब में जाएं तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए इन्हें ध्यान से देखें। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे पास एक और चीज है, ये देखिए, इसे कहते हैं हम स्पिरिट लैंप। एक नया है, एक पुराना है। स्पिरिट लैंप हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्पिरिट भरी होती है। वो जो स्पिरिट भरी होती है उसकी वजह से ये जलता है और इसके जलने पर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें जो स्पिरिट होती है, जब हम इसे जलाते हैं तो ये आसानी से जलना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये जल रहा है, नीचे ब्लू कलर की फ्लेम है और ऊपर रेड कलर की फ्लेम है। तो इसे स्पिरिट लैंप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्पिरिट होती है और ये उस स्पिरिट की सहायता से जलता है और हम इसे काम में लेते हैं। तो बच्चों इन सभी उपकरणों के साथ साथ हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उपकरणों का ज्ञान हमें होता जाता है और हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी होती जाती है। इसे देखिए, ये हमारी ग्लास की एक रॉड है, कांच की एक छड़ है, इसे ग्लास रॉड कहते हैं। यूजुअली इसका उपयोग जो है हम स्टिरर के रूप में, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को होते समय किसी भी मटेरियल को हिलाने के लिए स्टिरर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और उपकरण होता है जिसे हम कहते हैं स्पैचुला। ये चम्मच के आकार का उपकरण होता है जिसकी सहायता से कोई भी केमिकल पदार्थ अपने बॉक्स में से निकालकर टेस्ट ट्यूब्स में, परख नली में या बीकर में डाला जाता है। चलिए अब आप ये देखिए, ये मैंने अपने हाथ में क्या पकड़ा है? बिल्कुल सही, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है। और अब इस टेस्ट ट्यूब को मैंने किसी एक उपकरण की सहायता से पकड़ा हुआ है। तो ये जो चीज है, क्योंकि इसे हमने टेस्ट ट्यूब को, परख नली को होल्ड करने के लिए काम में लिया है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं।
तो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है जो कि हम जब परख नलियों को गर्म करते हैं तो गर्म करते समय हम इसकी सहायता से टेस्ट ट्यूब को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे पास बहुत से उपकरण हैं जिनका हम अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाओं को करते समय जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, मेरे पास ये एक और उपकरण है। ध्यान से देखिए, ये किसकी तरह दिख रहा है? बिल्कुल सही, दवाइयों के साथ आने वाले ड्रॉपर की तरह। इसे भी ड्रॉपर ही कहा जाता है। ड्रॉपर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से बूंद बूंद करके हम कोई भी मटेरियल या कोई भी लिक्विड टेस्ट ट्यूब्स में या बीकर में डाल सकते हैं। इस तरीके से बच्चों, हमारी वोकैबुलरी एक्सपेरिमेंट्स को करते करते, उपकरणों को यूज करते करते स्ट्रांग हो जाती है। हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं, उन सब के जो नाम है वो उनको यूज करने के साथ साथ हमें याद हो जाते हैं। जैसे ये टेस्ट ट्यूब, क्योंकि हम इसमें टेस्ट करते हैं, परख करते हैं, इसलिए ये परख नली या टेस्ट ट्यूब। क्योंकि इसका मुंह आगे एक चोंच की तरह है, इसलिए ये एक बीकर है। क्योंकि इसका आकार शंकुआकार है, इसलिए ये शंकुआकार फ्लास्क या कॉनिकल फ्लास्क है। और ये स्पिरिट लैंप है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पिरिट है और वो स्पिरिट की सहायता से ये जलता है। तो इस तरीके से हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जा रही है।